नहीं है ना, जूम नहीं। इतनी इसको दिखेगा ना ऑडियो। हेलो 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 हेलो, आई एम ऑडिबल? चैट में देखो। हेलो, ओके। वीडियो वैसे ही शॉर्ट रहेगा या फिर वीडियो जो है वैसे ही शॉर्ट रहेगा फिर पूरा आएगा सामने? ये जो है वैसे ही रहेगा। और मतलब स्टूडेंट का रेस्पॉन्स जो है कुछ नहीं पता चलेगा मेरे को। अच्छा, कोई कुछ बोलेगा तो मैं आपको यहाँ पर से बता दूंगी। जनरली कोई भी डाउट होता है ना, वो लोग यहाँ पे चैट पे बोल देते हैं। आप उनको बता देना कि अगर कोई डाउट है तो प्लीज चैट पे आप डाउट करके लिख दीजिए। समझ आया तो यस, नहीं आया तो नो। ठीक है, और बाकी अगर किसी को कुछ ये होगा तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन विंग विच इज powered by सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज। मैं मोनिका यादव आपके साथ साइंस सब्जेक्ट जो है वो डील करूंगी। वैसे तो सर ने कल पूरे सिलेबस और पैटर्न जो है बता दिए हैं, तो चलते हैं सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले हम जो है आज डील करेंगे, एक पोस्ट है शिक्षक और एक है सहायक शिक्षक। तो इसमें जो है साइंस का जो सिलेबस है उसको डील करेंगे पहले, और इसका जो रिसेंटली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसको डील करेंगे जो 2023 का है। उसके बाद सहायक शिक्षक का ही वैसा ही सिलेबस डील करेंगे और उसका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जो PDF है वो है शिक्षक भर्ती का। तो इसमें हम देखें तो विज्ञान का पोर्शन देखें तो ये 4th नंबर पे है, गणित और विज्ञान। तो इसमें ये कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। तो इसमें गणित और विज्ञान दोनों है, तो 30 मार्क्स में कितना विज्ञान का जो है कितना पोर्शन आएगा? 50 मार्क्स का आएगा, मतलब 15 क्वेश्चन रहेंगे किसके? विज्ञान के। तो हम देखते हैं सिलेबस इसका। विजिबल है सभी को बोर्ड पे? चैट्स में बता सकते हैं। तो साइंस जो है इकाई 7 से स्टार्ट है, जिसमें सबसे पहले है बायो का पोर्शन है। तो पहला क्या है? सजीव है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सजीवों के लक्षण है, सजीवों का वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण जैसे कि जली और स्थली के आधार पर। फिर है साग, झाड़ी, वृक्ष और आरोही। तो ये किसका पोर्शन है? बायो का है। उसके बाद है सजीवों की संरचना। तो उसमें हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी के बारे में।
और मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा पर्यावरण। उसके बाद है हमारा पर्यावरण, जिसमें हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैविक अजैविक घटक, और है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, और क्या है पदार्थों का चक्र। उसके बाद क्या है टॉपिक मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीव है, जीवाणु, वायरस और क्या कवक के बारे में। और उसके बाद है सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, कि कौन कौन से रोग सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं, जैसे कि हो गया क्षय रोग, हो गया खसरा है, डिप्थीरिया, हैजा और टाइफाइड। तो ये कैसे फैलते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इस रोगों से बचाव के उपाय भी देखेंगे। उसके बाद है मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। तो हमने यहाँ भी पढ़ा था मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, तो वही चीज है यहाँ पे भी। फिर है संक्रामक रोग और उसके फैलने के कारण और बचाव, कि कोई रोग जो है वो कैसा फैलता है और उसके बचाव के बारे में पढ़ेंगे। फिर है भोजन के अव्यय और इनकी कमी से होने वाले रोग। तो इसमें हम पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के प्रमुख अवयव में क्या आ जाएगा, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, ये सभी के बारे में। तो ये हो गया कौन सा हमारा बायो का पोर्शन था ये पूरा। अब उसके बाद आते हैं इकाई 8 में। तो इकाई 8 में क्या है, बल एवं गति। तो इसमें क्या क्या है, बलों के प्रकार है। तो हम बलों के प्रकार देखेंगे, जिसमें क्या क्या है, पेशी बल है, घर्षण बल है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, ये सभी बल के प्रकार हैं। और फिर देखेंगे क्या है, गति के प्रकार हैं। तो गति में कौन कौन सी गति है, रेखीय गति हो जाएगी, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है चाल, ऊर्जा के प्रकार, और क्या है ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, और ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, उष्मा। तो उष्मा से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उष्मा के उपयोग हैं, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, उसमें गलनांक क्या क्वथनांक है, और संघनन, ऊर्ध्वपातन क्रिया क्या होती है, दैनिक जीवन में उष्मी प्रसार के उदाहरण को देखेंगे, और क्या है उष्मा के कुचालक और सुचालक क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और क्या है उष्मा की संचरण विधियां। तो उष्मा की संचरण की 3 विधियां देखते हैं कि कौन कौन सा है, चालन, संवहन और क्या है विकिरण। तो ये सभी किसके पार्ट हो गए, फिजिक्स के, भौतिकी के। उसके बाद इकाई 9 में देखें तो इकाई 9 में भी किसका पार्ट दिख रहा है, फिजिक्स का ही है, जिसमें हम प्रकाश और किसके बारे में देख रहे हैं, ध्वनि। 2 टॉपिक है यहाँ पे इकाई 9 में। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के स्रोत, कौन कौन से स्रोत होते हैं प्रकाश के, और क्या है छाया का बनना, छाया कैसे बनता है, प्रकाश का क्या है परावर्तन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न स्थिति देखेंगे वस्तुओं का दर्पण से, और उसमें हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पर है और उसका जो इमेज कहाँ बनता है वो भी देखेंगे। और क्या देखेंगे, गोली दर्पणों के बारे में। तो गोली दर्पण में कौन कौन सा होता है, एक है कौन सा अभिसारी, और एक है क्या अपसारी, जिसे हम क्या बोलते हैं उत्तल और अवतल। उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे, और क्या है अपवर्तन संबंधी जो क्या है घटनाएं हैं उसके बारे में देखेंगे, अभिसारी और अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब। तो हमने पहले देखा क्या, गोली दर्पण, जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अभिसारी और अपसारी क्या लेंस, मतलब उत्तल और अवतल क्या लेंस के बारे में पढ़ेंगे, और उससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे, और लेंस का क्या क्या उपयोग है ये भी देखेंगे। उसके बाद क्या है ध्वनि, दूसरा टॉपिक है। तो ये इसमें क्या देखेंगे, ध्वनि के प्रकार हैं, ध्वनि संचरण की विधियां हैं क्या क्या है, ध्वनि के अभिलक्षण है, और क्या है प्रतिध्वनि, और शोर को कम करने के क्या है उपाय है। तो ये सभी किसके टॉपिक हैं, ध्वनि के हैं। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक दिखाई दे रहा है हमको, कौन सा, चुंबक। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, चुंबक के गुणधर्म के बारे में, कि चुंबक की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुण है, और क्या है चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, और चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा किसका, फिजिक्स का, भौतिकी का पोर्शन। अच्छा नीचे और है इकाई 10 में भी है फिजिक्स का। तो इसमें हम क्या देखेंगे,
एक टॉपिक है विद्युत और दूसरा टॉपिक है कौन सा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो ये अलग ही टॉपिक हो गया। भौतिकी से भौतिकी में एक और कौन सा इंक्लूड हो गया, विद्युत जो है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, विद्युत सेल है, दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या है, कुचालक पदार्थ और उसका अनुप्रयोग, विद्युत धारा के क्या है, रासायनिक और चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, और विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, और इस विद्युत ऊर्जा और इसके अपव्यय की क्या है, रोकथाम कि कैसे उसको रोका जाता है। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, और क्या है, रेसे है, प्लास्टिक, डिटर्जेंट और सीमेंट, इस सभी के रासायनिक गुण देखेंगे और उसका उपयोग देखेंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, एक्स किरण है, इसमें क्या क्या है, एक्स किरण है, सीटी स्कैन जो होता है, और क्या है, शल्य चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, लेजर किरणें क्या होती है, ये सभी हम देखेंगे। फिर है दूरसंचार के क्षेत्र में, तो दूरसंचार के क्षेत्र में क्या क्या पढ़ेंगे, फैक्स मशीन है, कंप्यूटर है, और क्या है, इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट की क्या है, सामान्य जानकारी। तो ये सभी पोर्शन हम, एक कंप्यूटर का अलग से पोर्शन है उसमें भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी है किसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दूरसंचार के क्षेत्र में। तो ये हो गया कौन सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पोर्शन। उसके बाद देखते हैं किसका है, रसायन का, केमिस्ट्री का पोर्शन है, इकाई 11 में। तो इसमें क्या है, पदार्थ की संरचना, जिसमें हम देखेंगे क्या, तत्व के बारे में, यौगिक और मिश्रण क्या है, पदार्थ की अशुद्धियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है उसकी विधि देखेंगे, और तत्वों के प्रतीक के बारे में देखेंगे कि कौन से तत्व जो है क्या प्रतीक लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाता है, एच लिखा जाता है, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा जाता है, ओ लिखा जाता है। उसी प्रकार यौगिकों के रासायनिक सूत्र देखेंगे कि यौगिक के रासायनिक सूत्र क्या क्या होते हैं। जैसे हम जल की बात करें तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2O होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। तो ये रासायनिक समीकरण और रासायनिक सूत्र देखेंगे यौगिकों का। और क्या है, परमाणु और अणु क्या होता है, और परमाणुओं की संरचना, और धातुएं और अधातुओं की विशेषताएं, और उसके बारे में हम उसका उपयोग देखेंगे। फिर है दूसरा टॉपिक है इसमें रासायनिक पदार्थ। तो इसमें क्या क्या है, कार्बन के ऑक्साइड, और क्या है, हरित गृह प्रभाव, और वैश्विक तापन के बारे में पढ़ेंगे, और क्या है, एक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। उसके बाद है बेसिक जो फैक्ट्स जानकारी है वो क्या क्या है, अम्ल क्षार के बारे में, लवण और ऑक्सीजन गैस, और क्या है, नाइट्रोजन गैस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, साइंस का पोर्शन। लास्ट में जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी 10 मार्क्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है साइंस के आते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें लास्ट में सामान्य ज्ञान में जो है, जो 10 मार्क्स का आएगा उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है साइंस के आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कहाँ पे, ये है 5th नंबर पे सामान्य विज्ञान। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं स्तर तक का जो क्या है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, और क्या है, वनस्पति विज्ञान से जो संबंधित जानकारी है उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। हम देखते हैं फिर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम किसका देख रहे हैं, शिक्षक भर्ती का। उसके बाद देखेंगे किसका, सहायक शिक्षक का।
सभी कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिक्षक भर्ती का 2023 जो रिसेंटली हुआ था, वो पेपर है। तो ये पहले पेज में जो सिलेबस के बारे में दिया है, तो इसमें 4th नंबर पे है गणित और विज्ञान। तो हमने अभी सिलेबस में देखा था जस्ट कि गणित और विज्ञान जो है वो कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का। तो उसमें से विज्ञान जो है वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है, और जो गणित है वो 15 मार्क्स का आएगा, क्योंकि दोनों एक साथ दिया हुआ है। तो विज्ञान हम ले रहे हैं, तो विज्ञान क्या है, 15 मार्क्स का आएगा इसमें। तो 30 में कितने का वेटेज है यहाँ पे, 15 का। और सामान्य ज्ञान में अभी मैंने बताया कि कितना, 2 से 3 क्वेश्चन जो है विज्ञान के आ सकते हैं। तो इसको ही हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया, ये इंग्लिश का है, इसके बाद है मैथ्स का होगा, फिर मैथ्स के बाद क्या होगा, साइंस का। ये मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, तो मैथ्स का 15 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद साइंस का कितना, 15 क्वेश्चन आएगा। तो यहां से स्टार्ट है क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 96 से। तो हमने उसमें देखा था कि कंप्यूटर का भी पोर्शन था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो इसमें क्या है, 96 में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का क्या है, भाग है। तो ए है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बी है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और सी है मदरबोर्ड, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या पूछा है, कंप्यूटर का भाग कौन सा है। तो इसमें तो सभी जो है क्या है, कंप्यूटर के भाग दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी निकल, और ऑप्शन डी है क्या, नरम लोहा। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं, उपयुक्त पदार्थ है, कौन सा हो जाएगा, इस्पात। तो यहां से चुंबक से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देखिए कौन सा है, 98 में है विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो अभी हमने ऊष्मा संचरण की विधियां देखी थी 3, चालन, संवहन और विकिरण। तो ये वहीं से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या है, ऑप्शन में ऑप्शन ए है चालन, ऑप्शन बी है संवहन, और ऑप्शन सी क्या है, विकिरण, और ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो क्या है, जिनको किसी मीडियम माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है स्थानांतरण के लिए। तो चालन जो है, तो चालन में क्या होता है, तो चालन जो है वो ठोस में होता है, तो उसमें तो एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, कोई भी एक ठोस होना चाहिए। संवहन में भी मीडियम यूज हो जाता है, उसमें एयर यूज होता है। और वैसे ही विकिरण की बात करें तो विकिरण जैसे सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आ रहा है, तो वो किसके थ्रू आता है, विकिरण के थ्रू। तो उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो विद्युत चुंबकीय तरंग ही क्या है, जिसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है स्थानांतरण के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा गुण है। तो ऑप्शन ए है उत्कृष्ट उष्माचालक, ऑप्शन बी है उच्च गलनांक, ऑप्शन सी है आसानी से जंग लग जाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो धातु का गुण अगर देखें
तो धातु का गुण क्या है? उत्कृष्ट। उष्मा का क्या होता है? चालक होता है। सभी धातुएं जो हैं उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। और उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। तो ये भी करेक्ट है। और इसमें आसानी से जंग लग जाता है। जैसे धातु में लोहे की बात करें, तांबा की बात करें, तो ये सब में क्या होता है? जंग लगता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसमें से हो गया? धातु और अधातु जो हमने देखा था सामान्य जानकारी में, वहां से क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100। दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी है? तो ये क्वेश्चन जो है वो कहां से हो गया? प्रकाश टॉपिक से। तो इसमें क्या पूछा है कि दृश्यमान प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है उसकी मतलब लिमिटेशन, मतलब सीमा जो है वो कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कितना? 400 से 700 नैनोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। तो ये जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा सी बॉन्ड जो है, सी और सी बंध उपस्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है CH2F। इसको हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो डील करेंगे। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो सी बॉन्ड है वो कौन सा हो जाएगा? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक बंध है। तो ये सबसे छोटा सी बॉन्ड जो है वो बनाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102। तो नवीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है? तो नवीकरण ऊर्जा, तो ऑप्शन ए में क्या है? सौर ऊर्जा। ऑप्शन बी क्या है? पवन ऊर्जा। ऑप्शन सी है क्या? जल ऊर्जा। तो नवीकरण ऊर्जा जिसको बार बार क्या किया जा सकता है? यूज किया जा सकता है। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहा जाता है। तो इसमें सौर ऊर्जा भी जो है वो रीयूज किया जा सकता है, पवन ऊर्जा भी, और क्या है? जल ऊर्जा भी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 103। प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो ये है बायो का क्वेश्चन है, जिसमें जीवाणु से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यर्शीनिया पेस्टिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 104। अभी हम ओनली मतलब क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और किस किस टॉपिक से, फिजिक्स से, बायो से, केमिस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर है 104। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये भी बायो का ही क्वेश्चन है। तो इसमें है ऑप्शन ए है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर ऑप्शन सी है एक दर्पण, और ऑप्शन डी है प्लेनर लेंस। या तो मतलब बायो भी बोला जा सकता है या फिर फिजिक्स का भी क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेंस के बारे में बात किया है। तो मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसेस में देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस में क्या क्या होता है? CO2 होता है, N2O होता है, मीथेन होता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी क्या है? मीथेन। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए में जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे में नाइट्रस और मीथेन, तीनों आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे गिवन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार
कितने डीबी से ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है वो विलोपित हो गया था क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देख लेते हैं फिर भी इसको क्या है। तो इसमें आता 80 डीबी से अगर ऊपर है तो वो शोर ध्वनि को प्रदूषण के रूप में बताता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये जो है विलोपित हो गया था। उसके बाद है 107, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो ये जो है फिर से फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया। बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये भी जो है धातु, अधातु और अर्धचालक उससे क्वेश्चन है, तो ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी जर्मेनियम और ऑप्शन डी क्या है? कार्बन। तो अधिकतम जो है अर्धचालक के रूप में किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 और 110। तो क्वेश्चन नंबर 109 है, पांच जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है? तो कवक को एक अलग डिफाइन करता है पांच जगत जो होता है उसमें से, जीवों का जो पांच जगत होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है कोशिका भित्ति की संरचना से, ऑप्शन बी है केंद्रक झिल्ली और ऑप्शन सी है पोषण। तो ये तीनों जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 110, देखें। तो पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी क्या है? अपघटक। तो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है? तो अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है? प्राथमिक जो क्या है? उत्पादक है। इसके लिए हम लिंडेमान का नियम पढ़ेंगे, जिसमें ऊर्जा जो है वो 10% जो है एक दूसरे में क्या होते रहता है? स्थानांतरित होते रहता है, प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक में। तो ये हो गया साइंस का क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। अब उसके बाद हम देखेंगे जो सामान्य ज्ञान में 2 से 3 क्वेश्चन है विज्ञान के, उसको देखते हैं। ये तो सामाजिक अध्ययन हो गया। यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का तो सर कराएंगे, कुलेश सर। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो ये सामान्य ज्ञान में भी मैंने बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे साइंस के। वहां पे 15 क्वेश्चन थे साइंस के और यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित उपग्रह का नाम बताइए। तो ये साइंस और टेक से रिलेटेड है, तो इसको साइंस पे ले सकते हैं। दूसरा जो है रेडियो धर्मिता जो है, अच्छा ये विजिबल नहीं होगा, इसको पहले जूम कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह। तो ये साइंस और टेक से रिलेटेड है, और रेडियो धर्मिता की खोज, तो ये भी साइंस से ही रिलेटेड है। तो ये 2 क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहे हैं। जो 2 से 3 क्वेश्चन बोला मैंने, 10 क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन आएंगे, तो ये 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं हमको। ये साइंस और टेक्नोलॉजी से हो गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, ये भी साइंस से ही रिलेटेड है। तो भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। तो प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। उसके बाद है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हेनरी बेक्यूलर। और क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या साइंस का इसमें। क्वेश्चन नंबर 143, ये तो हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 144 में आए तो ये भूगोल हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 जो है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 146 देखें,
तो ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस और टेक्नोलॉजी से। तो चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 22 अक्टूबर 2008। जो दूसरा चंद्रयान 2 था वो कब हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। और जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3 वो कब हुआ था? 14 जुलाई 2023 में। तो यहाँ पे हमने कितना क्वेश्चन देख लिया? 3 क्वेश्चन देख लिया। तो ही मैंने बताया कितना क्वेश्चन आता है यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे। तो ये 3 क्वेश्चन देख लिया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये भी साइंस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे तो 4 क्वेश्चन हो गए। तो वही लगभग मतलब 2 से 4 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। तो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा क्या? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, ये जो है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्या होता है? क्षरण होता है। तो ये हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है। वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो ये किससे रिलेटेड है? पर्यावरण से। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ओजोन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो वायु प्रदूषण के कारण जो है किसका क्षरण होता है? ओजोन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया शिक्षक भर्ती का सिलेबस देख लिए और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए कि कितने क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं हम किसमें? सहायक शिक्षक के सिलेबस की ओर। तो सहायक शिक्षक का सिलेबस है ये। तो सहायक शिक्षक के सिलेबस की बात करें तो इसमें साइंस का पोर्शन देखिए तो कितना है। तो यहाँ पे एक हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। यहाँ पे हम पर्यावरण अध्ययन देखेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में क्या क्या है, मतलब कितने मार्क्स का आएगा? 20 मार्क्स का है पर्यावरण अध्ययन के लिए। और सामान्य ज्ञान में वैसे ही मैंने बताया कि क्या 10 मार्क्स में 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो साइंस के आएंगे। 2 से 3 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है। मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद क्या है? पर्यावरण अध्ययन। तो इसमें पर्यावरण का वेटेज है ज्यादा, जैसे कि उसमें साइंस का था कितना? 15 मार्क्स का। और फिर 2 से 3 क्वेश्चन था किसमें? सामान्य अध्ययन में था। वैसे यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में देखिए तो कितना है? 20 क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन में कितना है? 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसका ये क्या है? सिलेबस है। तो इकाई 1 में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्वयं के पर्यावरण को समझना कि पर्यावरण क्या है, उसके घटक क्या है, ये सभी। और ये सहायक शिक्षक के लिए है, तो बच्चों को मतलब कैसा पढ़ाया जाए उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इकाई 2 में है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। तो बच्चों की क्या समझ है, उनका क्या दृष्टिकोण है। 5 से 7 और 8 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है पर्यावरण के बारे में कैसे समझ हो, उन्हें कैसे बताएं, बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है, बच्चा कैसे सीखता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। आवाज और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की क्या भूमिका है। उसके बाद इकाई 3 में है पर्यावरण अध्ययन को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ाएं। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार क्या क्या है, अवधारणाओं का बनना, प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद है कौशल क्या है, स्किल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है कौशल विकास के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों को कैसे
कैसे उनका स्किल जो है डेवलप करेंगे। उसके बाद है इकाई 4 में है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो हम उसमें विज्ञान शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे और उसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। और कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को क्या करना, समझना, ये सभी है। फिर इकाई 5 की बात करें तो इकाई 5 में क्या है, पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां। तो कैसे गतिविधियां कराते हैं उससे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। और प्रयोग सामग्री का संकलन, मतलब पर्यावरण में प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, ये सभी के बारे में, छोटे छोटे प्रयोग के बारे में चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, उसके प्रोजेक्ट, उसका मतलब मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है इकाई 6। इकाई 6 में हम परिवार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां क्या होती है, उसमें क्या क्या है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, ये सभी है। और इनके व्यक्तिगत और सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है इकाई 7। तो इकाई 7 जो है वो लगभग बायो का ही पोर्शन है। इसमें शरीर की देखभाल और शरीर के बाह्य अंग के बारे में, उनकी साफ सफाई और शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, जो कि हमने बायो के सिलेबस में अभी देखा था कि शरीर में अलग अलग तंत्र पाए जाते, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये पाचन तंत्र, ये सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और संतुलित भोजन की जानकारी, तो संतुलित भोजन तो हमने पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सभी के बारे में। और सामान्य रोग, तो वहां पे हमने जो साइंस बायो के पोर्शन में देखा था तो ये वही है। सामान्य रोग के बारे में पढ़ेंगी कि कौन कौन सा रोग किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से अलग अलग बीमारियां होती है, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उनके कारण क्या क्या है, उनके बचाव क्या है, पल्स पोलियो अभियान के बारे में पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ, मतलब कब कब हुआ, ये सभी के बारे में। फिर है इकाई 8 है पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो ये भी हमने देखा था साइंस वाले पोर्शन में, शिक्षक भर्ती वाले सिलेबस में। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना और जैविक और अजैविक घटक और खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल क्या होता है और पदार्थों का चक्रण। तो लगभग सिलेबस जो है वही है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पर्यावरण का पोर्शन हो गया। अब पर्यावरण के बाद देखें तो पर्यावरण कितने नंबर का है, 20 नंबर का है। उसके बाद 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो सामान्य ज्ञान में आएंगे, जो कि सामान्य ज्ञान 10 नंबर का है, उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें साइंस और टेक के, फिजिक्स के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, एनवायरमेंट का क्वेश्चन भी हो सकता है उसमें। तो उसको देखते हैं। ये कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, अच्छा, तो जैसे उसमें हमने 10 मार्क्स में देखा था कि उसमें कुछ ऐसे सिलेबस जो है डायरेक्ट डिफाइन नहीं है। इसमें बोल दिया क्या, छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10वीं कक्षा के स्तर का भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की जानकारी, मतलब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है सहायक शिक्षक का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पहले मैं देखा था शिक्षक का और एक इसका है सहायक शिक्षक का। जिसमें साइंस का पोर्शन क्या क्या रहेगा, पर्यावरण जो है वो 20 मार्क्स का है, और जो सामान्य ज्ञान है 10 मार्क्स का, उसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो इसमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में जो है सिलेबस दिया रहता है क्वेश्चन पेपर की। तो ये पर्यावरण अध्ययन जो है वो 20 नंबर का और सामान्य ज्ञान जो है वो 10 नंबर का, जिसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये सीडीबी का 30 क्वेश्चन के बाद हिंदी स्टार्ट हो गया। हिंदी के बाद इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद किसका है? मैथ्स का पोर्शन है। मैथ्स के बाद क्या है? पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम पर्यावरण के कितने क्वेश्चन देखेंगे? 20 क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कौन से टॉपिक से पूछा है। तो पहला है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन ए है भारत का जूलॉजिकल सर्वे जो है वो हो गया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, या फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे सभी जो है पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है। तो जो नेचुरल गैस है वो किससे बना होता है? तो वो किससे बना होता है? मीथेन से। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित है। तो ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर किससे संबंधित है? तो ये किसका लेयर है? वायुमंडल का। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्षोभ मंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, ये सभी भाग होते हैं किसके? वायुमंडल के। तो यहाँ पे पूछा है कि ये किससे संबंधित है। तो ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर किससे संबंधित है? वायुमंडल से। उसके बाद है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? अच्छा, ये भी जो है पर्यावरण से ही रिलेटेड कोई बुक है। तो इसके राइटर का हमको नाम बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब माइंड सेल्फ और सोसाइटी पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किस निर्धारण के लिए किया जाता है? तो ये सभी हम अभी पर्यावरण में पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? मिट्टी का जैविक कार्बन। मिट्टी का जैविक कार्बन। उसके बाद है, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? तो हमने देखा था एक पर्यावरण में सिलेबस कौन सा? परिवार, फैमिली। तो ये उसी से रिलेटेड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? क्या हम पहले मतलब डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट करते क्या समाज से? नहीं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रथम जो सामाजिक समूह हमारा कौन सा बनता है? फैमिली जो होता है। तो परिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कौन सा वन्य जीव अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है? तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको भी पढ़ेंगे पर्यावरण में। उसके बाद है, ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है। तो यह गतिविधि निम्न के अंतर्गत आती है। तो अगर कोई टीचर जो है ईवीएस को मतलब पढ़ा रहा है और उसको वहां बाहर कहाँ ले जा रहा है, मतलब चिड़िया घर दिखाने ले जाता है, तो वो कौन सा एक्टिविटी होगा? तो इसमें कौन सा एक्टिविटी हो जाएगा? क्षेत्र का दौरा।
तो उसको कहाँ ले जा रहा है, फील्ड विजिट के लिए ले जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्षेत्र का दौरा कराने के लिए उसको ले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, तो ये भी जो है जो समाज फैमिली वाला जो पोर्शन था पर्यावरण में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जनजाति इसका उदाहरण हो सकता है, तो जनजाति एक क्या है, तो जनजाति जो है क्या है, समुदाय है, एक क्या है, कम्युनिटी है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी, तो ये सभी हम पर्यावरण में पढ़ेंगे, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम। तो पर्यावरण अध्ययन की नींव किसने रखी है, तो यहाँ पे रूसो और लुइस अगासिस, तो ये दोनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो रूसो और किसने, लुइस अगासिस ने पर्यावरण अध्ययन की क्या रखी, नींव रखी। उसके बाद आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है, क्यों महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इसका नाम जो है रेड डेटा बुक में क्या किया है, लिस्टेड हो गया है। तो ये रेड डेटा बुक के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो हमने लास्ट में देखा था जो बायो का पोर्शन था एनवायरमेंट में ही, तो उसमें शरीर के बारे में और विभिन्न तंत्र के बारे में और उसमें रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें है विषाणु जनित रोग जो है वो कौन सा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसमें है निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडो एंजाइम है, तो ये हो गया मिट्टी से रिलेटेड जो है, तो इसको हम करेंगे डिटेल में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 124, सूची 1 का सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। तो इसमें विभिन्न दिवस जो है वो दिए हुए हैं और उसका डेट दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब आता है, 7 अप्रैल। तो अगर एक मैच हो गया तो ए का क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट दिखाई दे रहा है हमको, ए का 4, तो एक ही ऑप्शन जो है बी, तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी भी देख लेते हैं कब कब क्या क्या मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो क्या हो जाएगा, बी का क्या है 3 है, तो 11 जुलाई हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस की बात करें तो क्या है, सी का क्या है 1 है, तो 16 सितंबर है। विश्व एड्स दिवस के बारे में देखें तो क्या है 1 दिसंबर हो जाएगा। उसके बाद है बीओडी स्तर वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है, तो हम यहाँ पे पानी की जो जांच किया जाता है उसमें बीओडी लेवल जो है वो चेक किया जाता है, तो इसमें जो है बहुत अच्छा जो माना जाता है वो होता है कौन सा, 1 to 2 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है, तो यदि रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें जो है मेजर जो अर्थक्वेक है उसके लिए जो है रिएक्टर स्केल कितना होता है, तो यहाँ पे 4 to 4.9 समथिंग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में, लेकिन यहाँ पे 2 जो है मंथ दिए हुए हैं इसी ईयर में, तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मई 1996 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मई 1996। फिर है खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड, तो ये भी पर्यावरण का ही क्वेश्चन तो अभी देख ही रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पे सभी खाद्य श्रृंखला के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो खाद्य श्रृंखला जो है पौधों से ही क्यों शुरू होती है, तो ऑप्शन ए है क्योंकि ये पौधे आसानी से उग जाते हैं, या फिर पौधे जो है पौष्टिक होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन है क्योंकि पौधे अपने ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं, और ऑप्शन डी है पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो सटीक
दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा जो है स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। पौधे जो है अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी ऊर्जा क्या करते हैं? स्वयं उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए खाद्य श्रृंखला यहीं से क्या होती है? स्टार्ट होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129, कपास के बीजों से रुई को अलग करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है? अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें है बुनाई, कतरनी, कताई और क्या? ओटाई। तो इसको कहा जाता है क्या? जो कपास के बीज से जो रुई को अलग किया जाता है वो क्या होता है? गिनिंग, मतलब क्या? ओटाई होता है। फिर है खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है। जो हजार्डस वेस्ट होते हैं उसके क्या कैरेक्टर होते हैं? तो ऑप्शन ए है विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी है प्रतिकारता, ऑप्शन सी है प्रज्वलन और ऑप्शन डी है क्या? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। उसके बाद ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। उसके बाद सामान्य अध्ययन में भी कितना 10 क्वेश्चन में से 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये सामान्य ज्ञान है जिसमें से हम साइंस का पोर्शन देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो साइंस से रिलेटेड नहीं है, इसमें 4 है। ये जो है करेंट से रिलेटेड हो गया। फिर है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कौन है? तो ये जो है साइंस और टेक से रिलेटेड है। तो साइंस और टेक से हमको बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब जो सामान्य ज्ञान में साइंस और टेक से जो है ज्यादा क्वेश्चन हमको मिलेंगे। जो 2 से 4 क्वेश्चन है उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो साइंस और टेक से मिलेंगे। उसके बाद एक एनवायरमेंट का और एक जो है वो साइंस से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विक्रम साराभाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा है। तो यहाँ पे भारत से पहला रॉकेट लॉन्च कब हुआ? तो ये भी साइंस और टेक का क्वेश्चन है। तो हमने जैसे उसमें चंद्रयान देखा था वैसे ही यहाँ पे साइंस और टेक से क्या रिलेटेड है? रॉकेट, मतलब पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ है? तो ये हो गया। उसके बाद और कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 150 हो गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ये हो गया आज का। उसके बाद फिर कल हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे साइंस का। ओके, थैंक यू।
चलो ऑन कर दो, ऑन हो गया। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन वीक विच इज पावर्ड बाय सचदेव पीटी कॉलेज। तो अभी आपने साइंस की क्लासेस देखी। अब हम जो है मैथ से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो जैसे कि पहले तो बेसिक अपन आपको डिस्कस करते हैं बेसिक्स के बारे में कि व्हाट इज मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए कल तो अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन दिया, और मैम ये बंद ये चालू नहीं होगा क्या? यहाँ से होगा, एक मिनट। लाइटिंग ठीक आ रहा था क्या उसमें? ओके। तो कल हमने जो है सिलेबस डिस्कशन किया था मैथमेटिक्स का। आज अपन मतलब देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो बिना देरी किए जो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि देखिए मैथ्स, मैंने बताया ना, मैथ्स थोड़ा सा टफ जाता है जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए। तो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए अगर मैथ्स टफ जाता है तो कैसे करेंगे? छोड़ तो सकते नहीं, पढ़ना भी है ना। तो पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि कैसे पढ़ना है उसको, कैसे उसकी तैयारी करनी है, अपने को कितने चीजों को लेके चलना है। जैसे मैंने बताया ना, कल सिलेबस बताया कि भाई शिक्षक का, सहायक शिक्षक का सिलेबस मैंने दिखाया। उसमें जो ब्याज वाला सेक्शन है, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट में सिर्फ साधारण ब्याज का पोर्शन था। लेकिन अगर हम सिलेबस नहीं देखें और पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एडिशनल कर लेंगे, जबकि एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, है ना, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। तो वही चीजों को अपने को क्या फिल्टर करना है, सबसे पहले तो सिलेबस देखना है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, और डिस्कस करने के बाद जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ही आप क्या करोगे, आगे पढ़ाई जो है अपने स्टार्ट करोगे। क्योंकि देखिए पढ़ाई करने के लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बिना प्लानिंग के आप अगर करोगे तो फिर वही है, बिना सिर पैर के कहाँ पहुंचो कहाँ निकलोगे, ऐसा वाला सिस्टम है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैथमेटिक्स है ना, तो गणित या मैथ्स। तो पहला क्वेश्चन तो वही है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। कल तो मैंने बताया था मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म, है ना, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, बट एक्चुअल में वो नहीं है ना। मैथमेटिक्स का तो फुल फॉर्म ये जो है हमने बनाया हुआ है एक्चुअल में सताती तो है लेकिन ऐसा नहीं है। तो व्हाट इज मैथमेटिक्स? तो मैथ इज ए स्ट्रेटेजिकल स्टडी अबाउट द नंबर्स, शेप्स एंड सम स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक डाटा, है ना। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स जो है नंबर्स के बारे में पढ़ना है ना, और कुछ शेप्स जो आकृतियां हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ना, और कुछ स्टैटिस्टिक्स मतलब आपके सांख्यिकी, ये सारी चीजें जो है मैथ्स के पार्ट्स हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम जो है डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में कि हमने को मैथ्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए मैथ्स में जो हमारा ओवरऑल शिक्षक भर्ती के हैं, व्यापम का किसी एग्जाम का कहें, पीएससी के किसी एग्जाम, किसी भी एग्जाम की बात करें, तो हमारा जो सिलेबस है वो मैथ्स का ऑलमोस्ट कॉमन होता है, वो सारी चीजें होती है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो मैथ्स में सबसे पहला होता है अरिथमेटिक का। तो अरिथमेटिक या इसी को बोलते हैं अंक गणित, है ना, अरिथमेटिक या अंक गणित। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि व्हाट इज अरिथमेटिक या अंक गणित क्या होता है। यहाँ पे दोनों मीडियम के हो सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले होंगे, है ना। तो व्हाट इज अरिथमेटिक या अंकगणित क्या है? तो जहां पे हम नंबर्स के बारे में, नंबर्स सिर्फ नंबर्स है ना, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा अंकगणित का पार्ट है। अब नंबर्स के बारे में जैसे कि सबसे पहले तो अपन जो पढ़ेंगे, है ना, हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो सारे नंबर्स है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल और इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, ये सारे नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हालांकि नहीं आता है, बट ये सारे नंबर्स के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सिस्टम में अंकगणित में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी अंकगणित जो अरिथमेटिक है उसी का पार्ट है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी, जीपी, है ना। और इसके अलावा जो है वो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के जो जितने भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपके एक्सपोनेंट्स वाले वो जो क्वेश्चन बन जाते हैं, ये सारे अरिथमेटिक के पार्ट्स हैं। तो इन सब चीजों को जो है हम किस में देखेंगे, अरिथमेटिक में डील करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैथ्स का जो फर्स्ट अगर अपन पार्ट कहें, ब्रांच कहें, अरिथमेटिक, तो इसके बारे में अपने को क्लियर हो गया कि व्हाट इज अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक या अंकगणित वही है, अंकों के बारे में जो पढ़ना है, अंकों की स्टडीज है ना, वो अरिथमेटिक कहलाता है। अरिथमेटिक कुछ लोगों के लिए बहुत टफ भी हो जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर नंबर का ही गेम है,
और कुछ लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अभी आप सब लोग के लिए इजी हो जाएगा कब? जब आप क्लास पूरा देखेंगे, आप समझेंगे नंबर सिस्टम को। तो आप जैसे ही नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि अरिथमेटिक में अपने को कैसे डील करना है। फिर अरिथमेटिक के बाद सेकंड होता है अलजेब्रा, है ना, या इसको बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित बोलते हैं ना, अलजेब्रा इसको बोलते हैं बीज गणित। तो बीज गणित या अलजेब्रा क्या होता है? तो अलजेब्रा मतलब देखिए, हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले से अलजेब्रा, तो इसी के अंदर अपन पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अलजेब्रा समझ लीजिए। अलजेब्रा क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमारा एक नया व्यंजन बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। तो वेरिएबल सबको पता है क्या होता है, ऐसा जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, चेंजेबल होता है। और इन मैथमेटिक्स वी कंसीडर ऑल द अल्फाबेट्स एज अ वेरिएबल, ये हम कंसीडर करते हैं, हम लेते हैं, है ना, एंड ऑल द नंबर्स एज कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन से जो नया एक बनता है समीकरण, या कह सकते हैं या व्यंजन कह सकते हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रा या बीजगणित कहते हैं। तो इसके अंदर में जो आता है ना, अलजेब्रा के बाद हम पढ़ेंगे इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में, समीकरण, रेखीय समीकरण, वर्ग समीकरण, है ना। तो ये सब चीजों के बारे में इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रा में। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें जो है हम किसमें पढ़ेंगे? अलजेब्रा में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलजेब्रा, और लोगों को लगता है अलजेब्रा और पॉलिनोमियल दोनों जो है सेम चीजें हैं, बट थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आता है। अलजेब्रा जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कि उसका पावर कुछ भी वो हो सकता है। बट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल को अलजेब्रा से पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन होती है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी ऑलवेज इन होल नंबर, है ना। अगर होल नंबर में होता है, होल नंबर कहने का मतलब संपूर्ण संख्या। तो अभी जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि होल नंबर क्या होता है ना। जीरो के बाद ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर या संपूर्ण संख्या। तो वो अपना क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल के बाद हम आगे उसमें और बहुत सारी चीजें हैं, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं, है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। तो ये सारी चीजों को उसमें डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल में। अब उसके बाद जो है, ये तो हो गया अलजेब्रा, है ना। अब जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जिसको बोला जाता है, हालांकि ये हमारे मैथ्स में प्राइमरी वाले सिलेबस में नहीं है, और मेरे ख्याल से मिडिल में भी नहीं है त्रिकोणमिति, हालांकि अपने इस वाले सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीएससी व्यापम के नहीं, कुछ एग्जाम्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वाला है ना। बचपन में काफी जोक बने हैं इसके ऊपर, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने मैथ के टीचर को जरूर पूछूंगा कि सर ये साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा को कहाँ यूज करना है। तो बिल्कुल अभी तो फिलहाल रियल लाइफ में हमारे लिए तो नहीं है यूज, बट इसको पढ़ना है क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो है आता है ज्योमेट्री, या इसको बोलते हैं ज्यामिति। तो ज्यामिति के अंदर जो है सभी शेप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और ये हमारे सिलेबस में है, और ये काफी बड़ा है इसका सिलेबस ज्यामिति का, ज्योमेट्री का, है ना। इसमें आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, है ना, स्क्वायर, ये सभी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ऑल द शेप्स के बारे में, है ना। तो शेप्स का जो स्टडी होता है वो क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है ना। जैसे उसमें मैंने बताया था कि शिक्षक वाले सिलेबस में सर्वांग समता मतलब कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी का जो है सिलेबस में है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं, है ना, इसमें ज्योमेट्री में शेप्स के बारे में। उसको पूरा जो शेप का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर में हम पढ़ेंगे शेप्स का, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है ना। अब उसके बाद इसी का अपडेटेड आगे वाला जो वर्जन होता है वो होता है मेंसुरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं मापन। तो ज्योमेट्री के बाद जो होता है वो अगला पार्ट है अपना मापन। ठीक है, तो मापन में ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है ना, जो हमारे ज्यामितीय आकृतियां हैं, उनके एरिया, उनका पैरामीटर, है ना, परिमाप और क्षेत्रफल, ये सभी चीजों का जो मापन है वो मेजोरेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, और सिलेबस में हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी है, सॉलिड शेप्स जिनको बोला जाता है ना,
वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीजें अपन किसके अंदर में देख लेंगे, मेंसुरेशन में। और साथ ही साथ टू डायमेंशनल जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी चीजें जो है हम मेंसुरेशन के अंतर्गत में देख लेंगे। अब उसके बाद एक जो होता है वो होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, या सांख्यिकी। तो ये भी एक ब्रांच है कह सकते हैं मैथमेटिक्स का, जिसमें हम बार ग्राफ, पाई चार्ट, है ना, ये सब चीजों को पढ़ेंगे। और जो डेटा होता है, डेटा कलेक्शन ऑफ डेटास, है ना, तो कलेक्शन ऑफ डेटा का जो है हम उसके बारे में उसका स्टडी करेंगे और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आ जाएंगी, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा आपको प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी का भी हम लोग को देखना है। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल मैथ्स का सिलेबस, बस इतना ही है, ठीक है। मैथ्स अगर देखा जाए तो इतना ही है, लेकिन इसके अंदर में सारी चीजें जितने जो आते हैं ना क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो उसको मैं बताया था आप लोगों की पुराने पेपर डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले तो अपने को यही समझ लेना है कि ये चीजें हमारी सिलेबस है, और इसके अलावा और कुछ एडिशनल अपने को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी चीजें हैं वो इसके अंदर में कवर अप हो गई हैं। अब स्टेप बाय स्टेप जब हम सिलेबस वाइज पढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, तो चीजें हमारे और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो मे बी यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सिलेबस। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का, ऑलवेज हर एक क्लास में अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो बचपन से जो पहला चैप्टर होता है मैथ्स का, वो हमेशा होता है नंबर सिस्टम का। कोई भी क्लास में जब आप सबसे पहले अगर आप क्लास एलकेजी, यूकेजी, 1 क्लास जहाँ भी पढ़ना स्टार्ट किए, वहां जब सबसे पहले पढ़े होंगे तो गणित में आपको क्या सिखाया गया था, सबसे पहले गणित में आपको सिखाया गया था गिनती, है कि नहीं। तो पहले जो स्टार्टिंग होता है वो नंबर सिस्टम से ही होता है, या तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति, संख्या। तो देखिए ये नंबर सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथ्स को बोला जाता है मैथ्स इज अ स्ट्रेटेजिकल स्टडी अबाउट द नंबर एंड शेप्स। तो नंबर के बारे में जो पढ़ाई करना ही मैथमेटिक्स है, तो हमको क्या है ना, नंबर्स का नॉलेज एकदम अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बेसिक चीज है। क्योंकि देखिए आपके क्वेश्चंस आएंगे और अचानक से आपको बहुत बोला जाएगा कि ऑल द नेचुरल नंबर या ऑल द इंटीजर या ऑल द होल नंबर, तो आप फिर वहां पे कंफ्यूज ना हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि अपने को नंबर सिस्टम को समझना पड़ेगा, है ना, कि नंबर सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है। तो नंबर सिस्टम की जो शुरुआत है, मैंने बताया हर एक क्लास, जब आप कल क्लास स्टार्टिंग में सबसे पहले मैथ्स में जो आपने सीखा है वो सीखा है गिनती, है ना। मैथ्स में आपने पहले सबसे पहले जो सीखा वो क्या था, गिनती था, है ना। अब गिनती मतलब काउंटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो पहला नंबर होता है नंबर सिस्टम में होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर या इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं क्या होती है ना। तो द नेचुरल नंबर और या प्राकृत संख्याएं इज ऑल दी काउंटिंग नंबर्स इन मैथमेटिक्स, है ना। मैथ्स में हम बताया ना, सबसे पहले हमने जो सीखा था वो नेचुरल नंबर ही सीखा था, क्लास जो भी क्लास में आपने सीखना स्टार्ट किया होगा। तो ऑल दी काउंटिंग नंबर, सबसे पहले हमने क्या सीखी, गिनती, है ना। तो गिनती की जो संख्याएं हैं, ऑल दी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, या गिनती की संख्याएं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं, है ना। अब गिनती कहां से, देखिए गिनती हम स्टार्ट कहां से करते हैं, गिनती कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता, गिनती हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 के बाद क्या आता है, 2, गिनती में 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद 4, और अप टू हम जहां तक गिन सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट, है ना। ये हमारे सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो गिनती की संख्या याद रखिएगा, ध्यान से समझिए और इसको याद रखिए कि गिनती की जो सारी संख्याएं हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो गिनती नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट, है ना। दिस ऑल आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। कैपिटल एन अगर आप नोटेशन आपको कहीं पे दिखे तो आप समझ जाइए कि वो किसका है, नेचुरल नंबर का है। और जैसे ही नेचुरल नंबर बोले हमारे दिमाग में तुरंत आ जाए गिनती की संख्या। अब गिनती हम चालू करते हैं 1 से, फिर उसके बाद अप टू इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड में जो आता है नेचुरल नंबर के बाद वो होता है होल नंबर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अपने को कुछ और इसके सब पार्ट्स भी समझने चाहिए, है ना, क्योंकि आ जाते हैं एग्जाम्स में
या फिर यूज हो जाता है, तो हमको हालांकि बहुत सारा इजी चीजें हैं, जैसे कि देख लेते हैं इवन, है ना, या सम संख्याएं। सब जानते हैं क्या होता है सम संख्या, क्या होता है सम संख्या? ऑल द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसी सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का पहचान क्या है कि यूनिट डिजिट, आखिरी का अंक जो है या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, 6 या 8। तो इनमें से कोई हुआ तो वो सभी क्या है? सम संख्या है। अब उसके बाद जो बच गया वो होता है ऑड नंबर या विषम संख्या। तो जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऑड नंबर कहलाती हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर के बाद जो आता है वो होता है प्राइम नंबर, या इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए इन इंग्लिश में तो थोड़ा सा प्राइम में थोड़ा वो लगता है, लेकिन हिंदी में समझ में आ गया कि अभाज्य है। ठीक है, तो अभाज्य है मतलब भाग तो नहीं जाता होगा किसी से, लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो किसी से भाग नहीं जाए, जिस सारे नंबर 1 से भाग चले ही जाते हैं। फिर कैसे करें? तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या। अगर डेफिनेशन की ओर जाएं तो ऑल दोज नंबर्स विच इज हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे सारी संख्याएं जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। मतलब मैक्सिमम वो कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है? 2 नंबरों से डिवाइड हो सकता है। मैक्सिमम 2 नंबरों से कहने का मतलब एक तो वो खुद होगा, हर एक नंबर अपने आप से तो डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है क्या होगा? एक होगा 1। ठीक है, 1 से भी ऑलमोस्ट सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 संख्याओं के अलावा किसी तीसरी संख्या से अगर कोई संख्या भाग नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अगर डेफिनेशन की ओर जाएं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन, ऑल दोज नंबर्स विच is having exactly 2 factors, not more than 2, not less than 2, ना तो 2 से ज्यादा ना तो 2 से कम। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं तो 2 इज अ फर्स्ट प्राइम नंबर, है ना। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कभी कभी कि एक ऐसा इवन नंबर बताइए, सम संख्या, जो प्राइम भी हो। तो सिर्फ 2 है जो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, उसके अलावा और कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य होगा, क्योंकि सम कहने से ही पता चल जाता है हमको कि वो 2 से विभाजित हो रहा है, और जो संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर अभाज्य संख्या होने का फिर चांस नहीं दिखता है। तो 2 इज अ फर्स्ट प्राइम नंबर, 2 पहला प्राइम नंबर है ना। इसके अलावा ये एक अभाज्य संख्या भी है ना। तो प्राइम एंड अभाज्य दोनों अगर देखा जाए तो 2 है। अब व्हाट अबाउट 1? तो 1 के बारे में क्या? 1 भी तो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो इट शुड बी अ प्राइम नंबर। 1 जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन क्या है एक्चुअल में 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन की अगर जाएं तो डेफिनेशन में हमने बताया कि ऑल दोस नंबर्स विच इज हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। 1 के कितने फैक्टर है? सिर्फ एक फैक्टर है 1। ठीक है, वो खुद ही अपना फैक्टर, उसके अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं है। सो दैट्स व्हाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर, इट जस्ट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है? 2 है। 2 के बाद अगर दूसरा देखे तो वो हो जाता है हमारा 3। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 बिल्कुल नहीं, 11। ठीक है, 11 के बाद 13। ऐसे आप देखते जाइए, आगे जाएंगे तो ऐसे सारी संख्याएं जो एक से और खुद से विभाजित होती है वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। बस नियम वही है कि सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, और 2 फैक्टर वाली बात करें तो 1 को छोड़ दें तो फिर बाकी सारे नंबर जो है 2 फैक्टर वाले सभी क्या है? हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब प्राइम के बाद जो है नेक्स्ट होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट या इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर वही है रिवर्स ऑफ प्राइम, और एक को छोड़ के। ठीक है, एक को छोड़ दिया जाए तो जो प्राइम नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे एक और प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारी संख्या जो है क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर डेफिनेशन की ओर जाएं तो ऑल दोस नंबर्स व्हिच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे सारे नंबर, ऐसी सारी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा अंकों से विभाजित हो जाने वाली, पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4 का, तो 4 1 से तो डिवाइड होगा ही, 1 से ऑलमोस्ट सारे नेचुरल नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। फिर उसके बाद 4 से भी हो जाएगा, तो कि 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 3, मोर देन 2 हो गए, तो इसका मतलब ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं हैं।
इसके अलावा जो है अगर हम, चलो ये तो हो गया हमारा, इवन हो गया। अब अगर हम ऑड नंबर की बात करें 9, है ना, तो 9, क्या 9 एक भाज्य संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 से तो डिवाइड होगा ही। फिर 3 के टेबल में भी 9 आता है और 9 के टेबल में भी 9 आता है, तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 3 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 9 भी जो है, 9 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये तो हो गया इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक और यूज हो जाता है हमारा कभी कभी, है ना, को प्राइम्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होता है? दो नंबर्स। ठीक है, को प्राइम होने के लिए मिनिमम नंबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 नंबर्स की है। तो 2 नंबर, ठीक है, द पेयर ऑफ नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1। ठीक है, ऐसे जो पेयर ऑफ नंबर्स जिनका एचसीएफ या लघुत्तम समापवर्तक जो है क्या होना चाहिए, सॉरी, महत्तम समापवर्त्य जो है क्या होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक जो है आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ जो है जिसका क्या आता है, 2 नंबर का एचसीएफ अगर 1 आता है, मतलब उसमें 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं 3 की बात करूं, 3 इज अ प्राइम नंबर बट 4 इज अ कंपोजिट। बट अगर वी टेक 3 एंड 4 टुगेदर, 3 और 4 को अगर हम एक साथ लेते हैं, तो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आएगा? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब 3 एंड 4 आर को प्राइम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना को प्राइम का। अब आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। अब उसके बाद देख लेते हैं होल नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर जो है क्या होता है? होल नंबर का मतलब ये होता है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर हम सबको पता चल गया, मतलब नेचुरल नंबर पता चल गया है, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। और 0 को अगर उसमें मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है हमारा, एक, मतलब होल नंबर बन जाता है। होल नंबर का जो नोटेशन है कैपिटल डब्ल्यू है। जहां भी आपको कैपिटल डब्ल्यू दिख जाए नंबर सिस्टम में, मैथमेटिक्स में, तो आप समझ जाइएगा कि वो किसकी बात कर रहा है, होल नंबर की बात कर रहा है। और होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ जो डिफरेंस होता है वो होता है 0 का। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट। और होल नंबर ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, स्कूल में जब पढ़ाते हैं हम तो बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि एक लड़का है, ठीक है, अब वो लड़का एक पोटली लेके निकला है सारे नंबर्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक लड़का जो है क्या किया है, पोटली लेके निकला हुआ है नंबर्स को कलेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही घर से निकलता है उसको सारे काउंटिंग नंबर्स खेलते हुए मिल जाते हैं। ठीक है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, खेलते हुए मिल जाते हैं, सबको अपने पोटली में भर लेता है। तो अभी उसके पोटली में क्या हो गया है, नेचुरल नंबर हो गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसको एक बदमाश बच्चा मिले। तो बदमाश बच्चे जो है हमेशा क्या रहते हैं, अलग, अकेले खेलते रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। ठीक है, तो बदमाश बच्चा कौन है, 0। देखिए मैथ्स में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो 0 है। 0 होने का रीजन यही है कि भैया अगर कोई 0 को ऐड करेगा तो उसमें कोई, किसी नंबर में ऐड करें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सब्सट्रैक्ट करें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। गलती से मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या कर देगा, वो पूरे वैल्यू को 0 कर देगा। और गलती से अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिए तब तो फिर पूछिए मत क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा, 0। 5 डिवाइडेड बाई 0 0 होगा, बिल्कुल नहीं। 5 डिवाइडेड बाई, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, वो कभी भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो इसलिए 0 के साथ जो है बोला जाता है कि मैथ्स में पंगा नहीं लेने का है। ठीक है, 0 थोड़ा सा खतरनाक टाइप का नंबर है। मल्टीप्लाई करने से 0 कर दे, डिवाइड करने से इनफाइनाइट कर दे, अगर पावर में लगा दे तो फिर किसी के भी औकात दिखा सकता है। 1000 का पावर 0 कर दो तो उसको 1 कर देगा, 1 लाख का पावर 0 कर दो तो उसको भी क्या कर देगा, वो 1 कर देगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर 1002 है, इसका अगर पावर अगर अपन 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस टाइप से जो है जो 0 है वो काफी डेंजरस है, इसलिए 0 को थोड़ा सा बदमाश बच्चा भी माना जाता है मैथमेटिक्स का, और उसके साथ ज्यादा मस्ती नहीं करना। ठीक है, तो नेचुरल नंबर उनको मिला, जैसे अपने घर के बाहर थोड़ा दूर गए, 0 अकेला खेल रहा था, बैठा हुआ था, बोला चल आ जा भाई तू भी आ जा पोटली में। जैसे उसको पोटली में भरे तो ये नेचुरल नंबर बदल के क्या हो गया हमारा, होल नंबर में बदल गया। ठीक है, तो अगर नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर दे तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है।
अब आगे देखते हैं, तो होल नंबर के बाद जो हमारा आता है वो है इंटीजर्स, या इनको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर, और इसको जो नोटेशन होता है इसका कैपिटल जेड होता है। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। जेड प्लस लिखा है तो पॉजिटिव इंटीजर, और जेड माइनस लिखा है तो नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर आप लोग सब जान रहे होंगे, 1 0 से 1 2 3 मतलब होल नंबर। ठीक है, अप टू इन्फिनाइट, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है उनका नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल, ये सभी को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा इंटीजर या पूर्णांक बन जाता है। तो पूर्णांक कहने का मतलब ये है कि यहीं तक के जो नंबर होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स तक। इंटीजर्स के बाद जो है इधर वो नंबर कंप्लीट भी हो सकता है, और इनकम्प्लीट मतलब हाफ या 1/4 या 1/3 वॉटएवर, है ना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर? होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स। ठीक है, क्या है, हर के डेफिनेशन में नेचुरल आना ही है। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो नेचुरल नंबर सभी में है। ठीक है, होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर है ही। ठीक है, तो ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर कहेंगे तो गलत, लेकिन ऑल द नेचुरल नंबर्स आर अगर होल नंबर कहें तो क्या है, ट्रू है, कि सभी नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। ऑल द नेचुरल नंबर्स अगर इंटीजर, सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्णांक है कहेंगे तो भी सही है। ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ट्रू होगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे, ऑल द इंटीजर्स आर होल कहें तो फॉल्स, ऑल द इंटीजर्स आर नेचुरल कहें तो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स मतलब 0 से लेके प्लस इन्फानाइट तक। ठीक है, होल नंबर। उसके बाद नेगेटिव ऑफ नेचुरल्स मतलब सभी काउंटिंग नंबर के सामने में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे अप टू इन्फानाइट तक, वो तो क्या बन जाएगा, वो इंटीजर। तो प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे कंप्लीट नंबर्स पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया इंटीजर्स तक। ठीक है, मैंने बताया ये पॉजिटिव इंटीजर तो जेड प्लस रहेगा, ये नेगेटिव इंटीजर तो जेड माइनस रहेगा। तो व्हाट अबाउट जीरो? जीरो पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव इंटीजर? तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, आगे देखते हैं रैशनल नंबर। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम का। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट इनको अपने को जान के चलना है, क्योंकि इसके बिना जो है फिर मैथमेटिक्स थोड़ा सा दिक्कत लगने लग जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंटीजर्स पूर्णांक तक, यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया क्योंकि चीजें इजी है। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड वाला चीज है वो होता है रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, ठीक है, तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और अब इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं? तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integer and q should not be equal to 0। ठीक है, ऐसी सारी संख्याएं जिसको हम p बटा q या आप a बटा b भी ले सकते हैं, a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे a और b जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, a और b क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन 0 भी एक पूर्णांक है। तो b या q जो है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है जिसको हम लोग बोलते हैं हर, वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। अब नॉट डिफाइन होने से दिक्कत यह है कि फिर हम जो नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते तो क्या है कैसा है बता नहीं पाएंगे, है ना। तो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है वो होता है ऐसे सारे नंबर जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक और 0 से माइनस इन्फिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है p और q, बस q जो है 0 नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ से आप अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या है आपके, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सभी मैंने बताया ना ऊपर से नीचे जब आएंगे ना तो ये ट्रू रहेगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल द होल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। अब वही बात आ गई जीरो की, तो भाई जीरो
रैशनल है कि इररेशनल है? जीरो क्या है, रैशनल है कि इररेशनल है? तो जीरो जो है क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को अपन 0.2 लिखें तो भी जीरो ही रहेगा, जीरो को अगर 0.100 लिखेंगे तो भी क्या रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। किसी भी जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से वो क्या होगा, क्योंकि अगर हमारे पास 0 रुपीज है, उसको 100 लोग को बांटेंगे तो सबको 0 0 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप 1000 लोग को भी बांट लो तो भी सबको 0 0 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो हमारा जैसा भी रहे, ठीक है। तो किसी भी नंबर से डिवाइड करने से वो नंबर क्या हो जाता है, और जीरो हो ही जाता है। तो ये किस फॉर्म में है, ये पी हो गया और ये क्या हो गया आपका क्यू। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये जीरो के बराबर नहीं हो रहा है डिनोमिनेटर, है ना। तो जीरो जो है क्या है, एक रैशनल नंबर है या एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जीरो इज अ रैशनल नंबर। उसके अलावा मैंने बताया सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। क्यों? 1 को जो है मैं 1/1 या 2 को 2/1 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो p बटा क्यू के फॉर्म में आ गया ना। तो p बटा क्यू के फॉर्म में जो सारे नंबर आ जाते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। सभी इंटीजर, सभी होल नंबर, ठीक है। सभी इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, अगर -5 है तो -5 को भी -5/1 लिख सकता हूँ। दैट मीन्स क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अब ये तो हो गया नेचुरल, होल और इंटीजर, वो सभी रैशनल है, ठीक है। मतलब क्यू के अंदर सभी आते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो रैशनल में आ जाते हैं। लाइक क्या, ऑल द फ्रैक्शन, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस वाले नंबर हैं, मतलब और 1/2 3/4 देखो, कंप्लीट मैंने बताया ना, कंप्लीट नंबर इंटीजर तक खत्म हो गया। इंटीजर के बाद जो नंबर आएंगे वो कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। तो लाइक क्या, सभी जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब जो जिसमें कुछ एक अंश होता है और एक हर होता है, वो सभी भी क्या है, रैशनल के पार्ट्स होते हैं। लाइक 2/3 -4/5, ठीक है, या जो भी लिख लो, ठीक है। तो सभी फ्रैक्शन वाले जो नंबर हैं वो भी क्या है, आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, है ना। अच्छा, इसके बाद इसका एक छोटा भाई भी होता है बदमाश वाला, सबके बदमाश भाई होते ही एक जन एक छोटे वाले, ठीक है। तो वो है हमारा क्या, इररेशनल नंबर, या जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको डिनोट करते हैं क्यू डैश से, ठीक है। क्यू के ऊपर में डैश लगा देते हैं ना, क्यू रैशनल है, डैश लगा दिया तो क्या हो गया, इररेशनल। देखो हमेशा घर में अगर दो भाई होते हैं ना तो एक बदमाश होता ही है, ठीक है। दो बहन होंगे तो बड़ी वाली अगर अच्छी है तो छोटी वाली थोड़ी सी बदमाश होती है, ठीक है। तो उस टाइप से ऐसे ये दो भाई लोग हैं, उसमें से रैशनल थोड़ा सा शरीफ और सीधा साधा है, इररेशनल थोड़ा बदमाश है, ठीक है। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं। तो वही है, दोनों अपोजिट होते हैं, एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। तो परिमेय संख्या तो वही है, ऐसे सारे नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है आपके, p एंड q आर इंटीजर्स या पूर्णांक है, और q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ये रैशनल है। इररेशनल क्या है, जो रैशनल नहीं है, ठीक है। मतलब अब होल, इंटीजर और नेचुरल के बाद जितने फ्रैक्शन है वो सब भी आपके रैशनल में आते हैं। उसके बाद जो बच गया वो इररेशनल। तो बचा क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा कि स्क्वायर रूट 2√3 स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। इसके अलावा पाई को भी एक इररेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या माना जाता है ना। तो क्वेश्चन ज्यादातर यहीं पे आता है भाई, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है ना। तो a/b या p/q के फॉर्म में तो दिख रहा है, या तो फिर कहीं कहीं पे अपन इसको यूज करते हैं 3.14 पाई की वैल्यू। तो ये तो रैशनल है ना। बट ये रैशनल नहीं है एक्चुअल में, रैशनल ये क्योंकि 22/7 या 3.14 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो अभी यहीं पे समझ लेते हैं रैशनल और इररेशनल में डिफरेंस, ठीक है। रैशनल क्या होगा, ऐसी सारी संख्याएं जिसका डेसिमल एक्सपांशन, जो दशमलव रूपांतरण है, वो आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। मतलब या तो कहीं पे खत्म होने वाला होगा, ठीक है, या तो फिर वो क्या होगा कि रिपीट होने वाला होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं 6.25, ठीक है। अगर 6.25 है तो इसमें से अगर मैं डेसिमल को हटाना चाहूं तो हो जाएगा 625, डेसिमल की जगह 1 और कितने जीरो, 2 जीरो। क्यों? क्योंकि ये 25 के बाद खत्म हो चुका था, तो मैंने क्या लगा दिया, 2 जीरो। तो ये p/q के फॉर्म में आ गया।
तो ये क्या है आपका रैशनल है। वैसे ही अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या आता है 3.3333 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये अब इन्फिनाइट तक जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है और कोई दूसरा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीटिंग नंबर है, फिर भी उसको हम किस फॉर्म में लिख लिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख लिए। इसको जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर्स नंबर वाले में, तो उसमें अपन सीखेंगे कि कैसे जो है ये नॉन टर्मिनेट टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं। तो भैया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, कहीं ना कहीं जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो डेसिमल की जगह 1 जितने डिजिट के बाद खत्म हो, जैसे कि 1.2345678 ठीक है, उसका खत्म हो गया, तो मैं क्या करूंगा, वो डेसिमल को हटाया, डेसिमल की जगह लगा दिया 1, उसके बाद जितने डिजिट है उतने काउंट करके जो है मैं क्या लगा दिया, नंबर ऑफ जीरोस बढ़ा दिया। अब ये आ गया ना पी अपन क्यू के फॉर्म में। तो क्या है, ऐसे सारे नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रहा है, और खत्म नहीं हो रहा है तो फिर रिपीट हो रहा है, तो उन सारे नंबर्स को मैं पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब वो सारे नंबर क्या है मेरे रैशनल है। तो अब इरेशनल क्या होगा, तो ऐसे सारे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव रूपांतरण जो है क्या होगा, ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा। ठीक है, तो ऑल दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, ठीक है, ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है, उन सभी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वैसा ही पाई है, पाई की वैल्यू 3.1427 ऐसा आगे बहुत अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ना तो टर्मिनेट होता है ना तो रिपीट होता है। तो इसलिए जो है पाई आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर। इधर से खड़े होने दिखता है कि नहीं दिखता, ठीक, ओके। तो रेशनल जो है अपना क्या है, परिमेय संख्या q, इरेशनल q डैश। अब परिमेय संख्या मैंने एग्जांपल बता दिया, सभी प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट अगर अपन निकालते हैं, ठीक है, जैसे √2 अगर अपन को निकालने आता है, ठीक है, हम सिखाएंगे इसको, √2 का वैल्यू निकालना, √3 का वैल्यू निकालना, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट होगा ना तो रिपीट होगा, आप कोशिश करते रहिए। तो ऐसे सारे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव रूपांतरण ना तो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ना तो खत्म होगा ना तो रिपीट होगा, वो सारे नंबर्स किसके अंतर्गत आते हैं, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स अगर हम लेना चाहें तो 0.10 100 100 1000 100000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ना तो रिपीट हो रहा है ना तो पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। रेशनल के और कुछ एग्जांपल्स अगर अपन लेना चाहें तो 2.343434 ऐसे है ना, 6.234532353 ऐसे अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, भले वो कितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हो, 4 डिजिट भी अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये रेशनल है, समझिए इसको पूरा। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया आपका रैशनल और इरेशनल। ठीक है, फिर उसके बाद रैशनल और इरेशनल के बाद जो है हमारे पास जो आता है, ठीक है, वो है रियल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल को मिला दें तो जो नंबर बनता है वही नंबर क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर के बाद भी नंबर होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ऑल दोज नंबर्स विच एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, ऑल को रियल नंबर, हम रियल वर्ल्ड में जितने नंबर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सभी हमारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रैशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर, क्योंकि जितने नंबर्स थे ऊपर में पढ़े वो सभी रैशनल के अंतर्गत आ गए, जो बच गया था वो इरेशनल में आ गया, तो बच ही क्या गया। ठीक है, तो अभी जितने जो अभी हमारे दिमाग में कुछ भी नंबर अगर आ रहे होंगे, ठीक है, वो सारे नंबर्स अभी तक वो है रियल नंबर ही है। मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा तब हो सकता है कि वो नंबर भी आपके दिमाग में आना चालू हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी तक जितने आ रहे हैं वो सभी क्या है, रियल नंबर है, मतलब सभी रैशनल सभी इरेशनल। रैशनल में ऊपर के सारे आ गए, उसके अलावा सारे फ्रैक्शंस भी आ गए। इरेशनल में क्या हुआ, आपका जो बच गया था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं था, वो सभी किसके अंतर्गत आ गया, आपका अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर के अंतर्गत में आ गया। अब इन सभी को मिला देते हैं तो रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर का जो नोटेशन है वो कैपिटल आर होता है। ठीक है, रियल नंबर का जो नोटेशन है वो क्या होता है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर दिखेगा तो अपने को समझ जाना है कि वो रियल नंबर है, और रियल नंबर है मतलब सारे नंबर्स जो हैं, इतने जो नंबर्स हम पढ़े हैं वो सारे नंबर्स हमारे क्या हो गए हैं, कवर अप हो गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रियल नंबर। रियल नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ठीक है,
जो हम क्लास 10th, हालांकि 10th में था वो, लेकिन क्लास 11th के सिलेबस में है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 10th तक का ही पूछा जाता है, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम सिंपली बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक कंडीशन आता है, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट डी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो नेचर ऑफ रूट है ना, उसके जो रूट्स का जो नेचर होगा किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस डिस्क्रिमिनेंट डी के ऊपर। इफ डी इज इक्वल टू 0 देन इक्वल रूट्स, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। बट इफ डी इज लेस देन 0, 0 से छोटा का मतलब क्या, नेगेटिव, है ना। तो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो उसके रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। नॉट रियल मतलब रियल नहीं है, तो क्या होगा, रियल नहीं है बता के 10th में छोड़ दिया जाता है, 11th में उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर में कोई एक नेगेटिव वैल्यू फंस जाती है, स्क्वायर रूट के अंदर में, देखिए ये फॉर्मूला अगर अपन देखें तो ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर में होता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2 है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट डी है ना, वो जो है किसके अंतर्गत में होता है, स्क्वायर रूट के अंतर्गत में होता है। तो स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव मतलब लेस देन 0, 0 वाली वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो वहां पे क्या होता है, उसको सॉल्यूशन जो है अटक जाता था, छोड़ देते थे हम लोग कि नॉट रियल रूट है करके। तो यही जो नंबर है इसी को आगे जो है सॉल्व किया गया, ठीक है। तो फिर जो माइनस बच जाएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत में माइनस जो स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, आयोटा आई से रिप्रेजेंट करके इसको बना देंगे, तो जो भी होगा वो होगा तुम्हारा आपका क्या, नया नंबर, जिसको बोलेंगे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव वाले नंबर्स अगर आ जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए एक वर्चुअल मेथड कहेंगे या क्या कह सकते हैं अपन, ऐसा मेथड निकाले हैं, ठीक है, जिसमें इमेजिनरी एक नंबर अपन कंसीडर करते हैं कि ये रूट ऑफ -1 इज आई, इमेजिनरी नंबर, तो उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है, ठीक है। तो वो जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, नंबर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑलमोस्ट यही सारी चीजें हैं। पहले अपने को इतने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इतने नंबर्स को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए 1 घंटे की क्लास हो गई और अपन भड़बड़ 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 निपटा दिए, लेकिन अपने क्या है, इसको थोड़ा सा आराम से अभी जाके एक बार और देखना है वीडियो को और पढ़ना है, ताकि क्या है ये चीजें आपकी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जब क्लियर होगा तभी हम इसके आगे का जो है पढ़ेंगे, तो आपको चीजें जो है समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, हमने शिक्षक भर्ती के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्लास के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।